हेलो एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भानु प्रताप आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी के सीरीज का एक क्लास आपको मैंने दिया था, वो इंट्रोडक्शन का क्लास था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, किस सीक्वेंस से कवर करेंगे। आते हैं आप इस किताब के पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर परिचय यानी इंट्रोडक्शन का है और उसका क्लास फर्स्ट है। ये इंट्रोडक्शन का क्लास जो रमेश सिंह की किताब में है बहुत ही विस्तारित और बहुत अच्छे तरीके से है। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहीं कवर हो जाएंगे। कल के वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर एकदम से शुरू से करवाइए, एकदम से शुरू से, एकदम से प्रारंभ से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस किताब में जिस सीक्वेंस को फॉलो किया गया उसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। हाँ, इस किताब में बहुत सारी चीजें बहुत शॉर्ट में दी गई हैं लेकिन हैं वो इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं अपने तरफ से बहुत ही विस्तारित कर दूंगा। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का टॉपिक हमारा होगा अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। इन दोनों की समझ हम विकसित करेंगे, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आपने सुना होगा। हमारे एग्जाम के लिए आप बताइए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है या समष्टि अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। अखबार में अगर न्यूज माइक्रो इकोनॉमी के बारे में आता है और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में आता है तो आप किसको पढ़ेंगे और किसको छोड़ेंगे, जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है, उसके अनुसार हम उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा अर्थमिति का भी कॉन्सेप्ट दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र, बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं। एक बात और आप समझेंगे, ये जो अर्थशास्त्र है या इसके आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं बनती हैं अलग अलग देशों की, अलग अलग क्षेत्रों की, राज्यों की, तो ये सभी चीजें वेस्टर्न इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स हैं। वेस्टर्न पश्चिमी देश के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने पश्चिमी देशों के अनुकूल जो व्यवस्थाएं थी, निश्चित तौर पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके अनुकूल सिद्धांत दिए और उसका व्यावहारिक पक्ष अर्थव्यवस्था पनपा अलग अलग जगहों में। तो पूरी दुनिया में वर्तमान में एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो लगभग उसी लाइन में ये अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको मिलेगी। किसी समाजवादी देश में या फिर हमारे प्राचीन टाइम में जो अर्थशास्त्र चला करते थे, जैसे आप चाणक्य का अर्थशास्त्र आप जानते हैं, तो वहां चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसका विजन, उसका दृष्टिकोण अलग हो जाएगा। यहाँ जो अर्थशास्त्र है उसका विजन, दृष्टिकोण अलग हो जाएगा। ये क्या है, ये पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिपादित या उनके द्वारा जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में रन की जा रही है, विश्व अर्थव्यवस्था, उसके लिए ये एक सैद्धांतिक पक्ष होगा। बहुत सारी परिभाषाएं भी दी गई हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए कि ये अर्थशास्त्र और इसके आधार पर जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं ये मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्थाएं हैं। अर्थशास्त्र बेसिकली अगर हम इसको मान लें कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है ये अर्थशास्त्र है, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो इसका एक पार्ट जो है वो अर्थव्यवस्था होगा। अर्थशास्त्र ये एक सैद्धांतिक मामला है और इसी सिद्धांत का जो व्यावहारिक पक्ष है वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था, व्यवस्था मतलब ही सिस्टम होता है, यानी धन से जुड़ा हुआ जो व्यवस्था होगा उसको अर्थव्यवस्था कहेंगे। और इस व्यवस्था के लिए जो सिद्धांत होगा वो अर्थशास्त्र में होगा। हमें कौन सा पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़ना है? हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है, ठीक है। और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो आज पहले क्लास में एकदम क्लियर हो जाए कि वास्तव में अगर आपने जैसे मान लो कि ग्रेजुएशन वगैरह में या उसके आगे भी आपका इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट हो, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट हो, तो उसको वहीं रख दीजिए, वो सैद्धांतिक पक्ष ज़्यादा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग सीधे सीधे जो है जो अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष है यानी अर्थव्यवस्था है, यानी शुद्ध रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको हमें देखना और समझना है। कुछ विश्व अर्थव्यवस्था की भी चीजें आएंगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, वो भी हम देखेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो वो होगा, विषय होगा, वो अर्थव्यवस्था होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो सैद्धांतिक पक्ष अर्थशास्त्र ही होगा, इसलिए अर्थशास्त्र को भी कुछ कुछ जानेंगे और समझ लेंगे। क्या है देखते हैं। पहला परिभाषा आपके सामने है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। किस तरह की गतिविधियों का अध्ययन करता है? आर्थिक गतिविधि, यानी कि बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं ह्यूमन बीइंग के। सामाजिक गतिविधि हो सकती है, राजनीतिक गतिविधि हो सकती है, सांस्कृतिक गतिविधियां हो सकती हैं, तो उन सबको नहीं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है।
आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा। आर्थिक गतिविधि किसको कहता है, उसको ही आप यहाँ देख सकते हैं कि मानव की वैसे सभी गतिविधियां जिसमें मुद्रा सम्मिलित हो तो उसको हम लोग आर्थिक गतिविधि कहेंगे, जिसका आर्थिक प्रयोजन हो। ये भी बात है कि कई बार क्या होता है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को अभी क्लास दे रहा हूं, मेरा पर्पस कुछ भी आर्थिक ना हो, ठीक है, कोई भी आर्थिक इसका एक डायमेंशन ना हो, मुझे पैसा आपसे नहीं लेना है, तो ये आर्थिक गतिविधि नहीं कहलाएगी टीचिंग, ठीक है। टीचिंग उस समय जो है हो सकता है कि सामाजिक गतिविधि कहलाए, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपसे, चाहे तो मैं जॉब कर रहा हूं या फिर आप डायरेक्टली मुझे पे कर रहे हो, किसी तरह का से उसमें मुद्रा का सम्मेलन है, ठीक है ना, आर्थिक प्रयोजन है, तो यही टीचिंग जो है फिर आर्थिक गतिविधि कहला जाएगी। तो माता अगर घर में मान लो कि खाना बनाती है और पैसा नहीं लेती है, तो क्या वो आर्थिक गतिविधि है? वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। माता हमें बड़े प्रेम से खिलाती है, लेकिन वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन वही भोजन किसी होटल में जो हम करने जाते हैं और हमें पैसा देना पड़ता है, जो खिला रहा है उसका इंटेंशन जो है धन से जुड़ा हुआ है, तो वहां वो गतिविधि उस होटल वाले की वो आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। लेकिन माता का जो हमें भोजन खिलाना है वो आर्थिक गतिविधि नहीं कहलाएगी। इसीलिए एक बड़ा सा सवाल ये उठ के खड़ा होता है कि महिलाएं जो कार्य कर रही हैं उसको भी जीडीपी में काउंट किया जाए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अब आधुनिकता के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाए कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही खराब बात है। हर एक चीज को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बना दोगे तो जो अन्य एक्टिविटीज हैं वो कहाँ जाएंगी? ठीक है, आप भोजन तो खरीद सकते हो, भोजन में जो प्रेम है माता का वो तो आप खरीद नहीं सकते, जो समर्पण है वो तो खरीद नहीं सकते हो। तो ये वर्तमान में चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में बहुत हावी है, इसलिए इस तरह की बातें की जाती। क्या इस बात को मैं समझा पाया? एक माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, ठीक है, तो वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन वही एक महिला है, नर्स का काम कर रही है हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में, वहां भी केयरिंग वाला ही सर्विस है, लेकिन वो आर्थिक गतिविधि है चूंकि वो क्या कर रही है, जॉब कर रही है। माता जॉब नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप आर्थिक गतिविधियों को समझ पाए होंगे। अब अर्थशास्त्र का दूसरा जो परिभाषा आपके सामने संसाधनों के संदर्भ में, उसको भी देख लेते हैं। यहां देखिए, अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग, जो दुर्लभ संसाधन है जो इजिली अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लो कि सोना चांदी हीरा मोती, ये भी कह सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो दुर्लभ हैं, जो आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो उनके उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन, जैसे सोना है, अब सोना दुर्लभ है, उसके उपयोग से किस तरह से मूल्यवान उत्पाद बना रहे हैं, और फिर किस तरह से उसका वितरण किया जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कैसे किया जा रहा है, तो इन सब पूरे ये भी एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा कि दुर्लभ संसाधनों का पहले खनन किया जाएगा, फिर उसका उपयोग किया जाएगा, मूल्यवान उत्पादों में जेवरात बनाए जाएंगे, फिर उसको बेचा जाएगा मार्केट में, है ना, तो वितरण किया जाएगा। तो ये पूरा जो एक इकोसिस्टम बनेगा, उसका जो स्टडी होगा वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। उसी तरह से अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, ये भी जो है सो क्या कहलाएगा, ये भी आपका अर्थशास्त्री कहलाएगा। तो इस तरह से जो दुर्लभ संसाधन है उसके संदर्भ में भी अर्थव्यवस्था कुछ बात अर्थशास्त्र की परिभाषा दी जा सकती है, और ये जो है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सामान्य रूप से इस परिभाषा को ठीक ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब हम कुछ और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि यहां संसाधनों से संबंधित बात की गई, दुर्लभ संसाधनों से संबंधित बात की गई। कई बार ये हो सकता है कि जो बहुत उपयोगी संसाधन है वो आसानी से अवेलेबल है, और जो बहुत ही मतलब उपयोगी नहीं है वो कम अवेलेबल है। इस बात को मैं समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले इन महानुभाव का एक पिक आपके सामने है। इनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे, कहाँ के थे? ज़्यादा इनके बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानना है, बस ये जाना है कि ये कहाँ के थे, और वहाँ से आप लिंक कर पाओगे कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था का जो एक सिस्टम चल रहा है वहीं से कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर है ये है एडिनबर्ग में।
एडनबर्ग। अच्छा, एडनबर्ग कहाँ है? तो एडनबर्ग है स्कॉटलैंड का कैपिटल, इसको माना जाता है। स्कॉटलैंड का कैपिटल इसको माना जाता है, ठीक है, कैपिटल माना जाता है। स्कॉटलैंड कहाँ है? तो इस पे मैं एक सवाल आपको दूंगा और उस सवाल के माध्यम से आप इसका जवाब दीजिएगा और अंत में मैं इसका बताऊंगा कि स्कॉटलैंड क्या है, ठीक है। इस पे एक सवाल बन सकता है इससे। तो ये स्कॉटलैंड से संबंधित थे, वहीं इनका एक तस्वीर भी बना हुआ है। इन्होंने एक किताब लिखी थी वास्तव में, उस किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। नॉर्मली आप वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से इसको जानते हैं, मैं पूरा नाम लिख देता हूं क्योंकि कई बार जो है आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nations। ये 1776 में इस किताब को लिखा गया था और इसी किताब के बाद बहुत सारी जो थ्योरी है वर्तमान में जो प्रचलित है अर्थशास्त्र को लेकर के, उसका जन्म हुआ था। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, इसके अलावा फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसके अलावा जीडीपी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, जीडीपी को ही सबसे प्रमुख मान लिया गया है, इस तरह के कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एडम स्मिथ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की थी, वो बात ये थी कि जो वस्तु जितना ज्यादा उपयोगी है, जो वस्तु जितनी ज्यादा उपयोगी है, प्रकृति ने उस वस्तु को उतनी ज्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध करवाया है। जैसे कि हवा, पानी। हवा पानी बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसके बिना तो आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हवा और पानी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो पूछना यह है कि क्या यह दुर्लभ संसाधन है? क्या यह दुर्लभ संसाधन है? अब जवाब दीजिए। तो दुर्लभ संसाधन नहीं है। तो क्या यह अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का पार्ट बन सकता है? तो नहीं बन सकता है, क्योंकि हवा पानी अगर सबके लिए अवेलेबल है तो उसमें जो मतलब कॉमर्शियल एक स्कोप है वो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। वैसे आज की तारीख में वहां भी प्रयास किया जा रहा है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इसके नाम पे वहां भी बिजनेस किया जा सके, ठीक है। तो इस बात को आप एक अलग तरह से लिख लीजिएगा कि जो ज्यादा उपयोगी चीजें हैं, ज्यादा उपयोगी चीजें जो मनुष्य के लिए हैं, वो ज्यादा मात्रा में प्रकृति ने दिया है। ज्यादा मात्रा में उसकी उपलब्धता है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे मान लो कि हवा है, पानी है, ठीक है, और भी इस तरह की कुछ चीजों को हम देख सकते हैं। तो ये जो है ये अर्थशास्त्र का, सामान्य रूप से ये अर्थशास्त्र का पार्ट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये सामान्य रूप से जो है उपलब्ध है, दुर्लभ संसाधन नहीं है। पीछे जो आपने परिभाषा देखी थी कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से संबंधित, यहां लेकिन दुर्लभ संसाधन तो हुआ नहीं, ये तो सुलभ है। तो चूंकि सुलभ है इसीलिए सामान्यतः जो है अर्थशास्त्र का पार्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन अब एक ट्रेडिशनल बात से एक अलग बात कहता हूं जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि आज की तारीख में पानी बिक रहा है, हवा भी बिक रहा है, हवा के सिलेंडर बिक रहे हैं, शुद्ध हवा के सिलेंडर बिक रहे हैं आज की तारीख में। तो हवा और पानी जैसी चीज है जो प्रकृति ने मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवाया है, उसको भी व्यवसाय का पार्ट बना लिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। ये एक अलग दृष्टिकोण से मैंने इस बात को बोला। इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा कि जो ज्यादा उपयोगी चीजें नहीं हैं वो कम मात्रा में प्रकृति ने उपलब्ध करवाया है। जैसे कि मान लो कि सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मोती, मूंगा जो भी है, इसकी उतनी मात्रा में हमें आवश्यकता नहीं है, इसीलिए प्रकृति में ये कम मात्रा में उपलब्ध भी है और इस कारण से वो
अर्थशास्त्र का पार्ट है, अर्थशास्त्र का अंग है, क्योंकि वो दुर्लभ संसाधन है। इस बात को भी लिख लेते हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट यहां निकल के आ पाएगा कि जो कम उपयोगी चीजें हैं, कम उपयोगी चीजें कम मात्रा में उपलब्ध हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें जो है दुर्लभ हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लें, जैसे मान लो कि सोना ले लें, चांदी ले लें, हीरा जवाहरात जो भी आपको लेना है वो सब आप ले लो, ठीक है। ये दुर्लभ संसाधन है और अर्थशास्त्र ये कहता है कि दुर्लभ संसाधनों का ही उपयोग किया जाए और उसका व्यापार के रूप में, मतलब उसका कॉमर्शियल वैल्यू कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान जो अर्थशास्त्र है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, डीपली इसका एनालिसिस किया जाए तो जो कम उपयोगी चीजें हैं उससे संबंधित ज्यादा है, या फिर कई बार चीजों की उपलब्धता में जानबूझ के कमी ला दी गई तो उसका कॉमर्शियल वैल्यू फिर वहां बढ़ गया। ठीक है, इस बात को समझ पाए आप? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न मैं देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक इकाई के रूप में यूनाइटेड किंगडम, यूके के भाग के रूप में कौन मान्य है? ये 4 यहाँ विकल्प दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही है। पीछे मैंने एक कुछ पॉइंट एक बताया था, उसी के आधार पर ये प्रश्न है। इतना मैं आपको लिंक बता देता हूँ, इसका जवाब आप दीजिए। वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा और इसको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को एक निराशाजनक, दारुण, डिप्रेसिंग, तुच्छ और असफल विज्ञान भी कहा जाता है। कई बार एक प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है या फिर सामाजिक विषय है? तो कई लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है, साइंस है। क्यों साइंस है? तो जिस चीज की स्पष्ट व्याख्या हो पाती है, जिस चीज का स्पष्ट सिद्धांत होता है, जो कभी भी फेल नहीं होता है, ठीक है, विज्ञान के नियम कभी भी फेल नहीं होते हैं, तो वैसे चीजों को हम लोग विज्ञान मानते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका स्पष्ट उसके पीछे सिद्धांत नहीं होता है, उसका डायमेंशन कुछ भी निकल सकता है। मैंने कुछ निकाला, आपने कुछ निकाला। गरीबी है, अब गरीबी को एग्जैक्टली कैसे परिभाषित किया जाए? ठीक है, कई बार बहुत सारे सामाजिक मुद्दे ऐसे होते हैं, उसको एग्जैक्टली कैसे परिभाषित किया जाए? तो कुछ लोग कहते हैं कि ये विज्ञान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये विज्ञान तो चलो ठीक है, मान लेते हैं ये विज्ञान है, लेकिन ये फेल्ड साइंस है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट कुछ जो है इसके पीछे सिद्धांत नहीं है, और सिद्धांत है तो वो फेल क्यों हो जाता है? जब सिद्धांत रहे तो वो फेल कभी ना हो, लेकिन फेल हो जाता है। विशेष करके 2008 में अमेरिकी वित्तीय संकट आया था। एग्जैक्टली वो 2008 तो नहीं था, 2007 से लेकर 2010 तक था। 2007 से लेकर के 2010 तक उसका इफेक्ट रहा, और बैकग्राउंड उसका एग्जैक्टली वैसे हुआ था 2008 में भी ही, मुझे भी याद है ये। और लेकिन 2007 से 2010 का पूरा पीरियड माना जाता है। तो उसमें अमेरिकी वित्तीय संकट आया था, यूएस का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। इसके बारे में हम आगे बात भी करने वाले हैं, करेंगे। तो इस क्राइसिस के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। तो जब आपका अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तो इस तरह का क्राइसिस आया ही क्यों? क्राइसिस आया, इसका मतलब है कि उसके पीछे जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना? सिद्धांत जो है वो गड़बड़ है। तो इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव पक्ष तो हर एक चीज का होता है। ये कहा गया है कि अर्थशास्त्र को आप जो है निराशाजनक, दारुण, तुच्छ, असफल विज्ञान आदि कुछ भी मान लें, फिर भी इसकी सकारात्मक भूमिका तो कुछ ना कुछ है ही। मानव के जीवन को बेहतर बनाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊं कि अर्थशास्त्र वर्तमान में जो प्रचलित है वो पश्चिमी दुनिया के द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र है। कहीं ना कहीं इसमें लोभ का जो पार्ट है वो ज्यादा है। पश्चिमी देशों ने अपने पक्ष में पूरी व्यवस्था डेवलप की है, इसीलिए इसमें डिप्रेशन और इस तरह की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आई हैं, भविष्य में भी आएंगी, बड़े स्तर पे आएंगी। लेकिन अगर वास्तव में विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर अर्थव्यवस्था का गठन किया जाए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, इस क्लास से इतर मैं आपको बता रहा हूं
कि अगर हम स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं का गठन करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का गठन करें, जिसमें हर एक व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है वो उत्पादन भी कर रहा है, ठीक है, हर एक व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है वो किसी ना किसी चीज का उत्पादन भी कर रहा है, श्रम भी कर रहा है, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो वैसा अर्थशास्त्र, वैसी अर्थव्यवस्था कभी भी फेल नहीं होगी। हमारी अपनी भारत की अर्थव्यवस्था लाखों सालों की फेल नहीं हुई। उसका कारण यही था कि हमने जो है उसको जैसे सेंट्रलाइज्ड होगा वैसे वैसे समस्याएं होने लगी, कुछ लोगों के कंट्रोल में चला जाएगा और उनके मन में जो लोभ है, जो शोषण की प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं जो है फिर दिक्कतें क्रिएट करेंगी। ये 2007 से लेकर 2010 तक जो अमेरिकी सबप्राइम क्राइसिस हुआ था उसका कारण भी कुछ ऐसे ही था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और पॉइंट लिखा गया है कि अर्थशास्त्र को सिर्फ जानना काफी नहीं है, अर्थशास्त्र को वास्तव में इसकी एक मौलिक समझ, एक जो इसका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो होना आवश्यक है, तभी इसका जीवन में उपयोग कर पाएंगे, है ना। जैसे कई बार मान लो कि वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ रही हैं संसद में, बजट भाषण, और सामान्य लोगों को अगर उसकी समझ नहीं है, मौलिक समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ जो तस्वीर लगाई है आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वास्तव में एक समझने की चीज है, ठीक है, तभी उसका व्यावहारिक उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब हम अर्थशास्त्र को, अभी तक हम लोग अर्थशास्त्र में ही हैं, अर्थव्यवस्था में नहीं आए हैं। अर्थव्यवस्था तो हमें पढ़ना ही है आज का, लेकिन मुख्य टॉपिक हमारा अर्थशास्त्र पे ही हो गया। अब अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं माइक्रो और एक को कहते हैं मैक्रो। ये क्या है माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट, इसको जरा देख लेते हैं। शब्द से भी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। देखो यहाँ दिया गया भी है कि ये माइक्रो और मैक्रो दोनों ग्रीक शब्द है, मतलब यूनानी शब्द है। वास्तव में पश्चिमी दुनिया की जो सभ्यता है उसका आधार जो है वो ग्रीक यानी यूनान ही है, और यूनान का आधार फिर भारतीय सभ्यता आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो एक अलग विषय हो जाता है, बावजूद मैंने आपको बताया, क्योंकि शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी भी आपको किसी भी चीज के बेस में जाना, आधार में जाना, उसके परिभाषा में जाना है तो उसका शाब्दिक अर्थ पहले समझते हो। तो शब्द प्रमाण माना गया है भारत में, और उन सभी शब्दों का जो स्रोत है वो भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है वही है, वेद है। तो चलिए खैर, यहाँ चूंकि पश्चिमी दुनिया ने जिन चीजों को खोजा उसके जस्ट पीछे जाते हैं। अब ग्रीक के भी पीछे जाए तो फिर हम भारतीय सभ्यता में पहुंच जाएंगे। खैर, माइक्रो और मैक्रो दोनों ग्रीक शब्द हैं, यूनानी शब्द हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा और बड़ा। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? छोटा, ठीक है। छोटा का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमी कहेंगे, इसका मतलब है किसी विशेष क्षेत्र की या फिर क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था, है ना, जिसको हम लोग लिख लेते हैं किसी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहां अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक रूप से कहा गया, बट मैंने व्यवहारिक तौर पर यहां बताया। वैश्विक अर्थ होता है बड़ा, यानी ये जो है ये संपूर्णता की बात करता है। किसकी बात करता है? ये संपूर्ण क्षेत्र की बात करता है। संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, जैसे कि मान लो कि यहां कुछ एग्जांपल और हम ले सकते थे। जैसे मान लो कि आपके घर की जो व्यवस्था है वो माइक्रो इकोनॉमी होगी या मैक्रो होगी, या आपने कोई इंडस्ट्री एक बैठाया किसी चीज का, आपने इंडस्ट्री एक बनाया किसी चीज का, तो वो माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगा या मैक्रो कहलाएगा। तो आपने पर्टिकुलरली किसी एक मतलब एक क्षेत्र में अपना वो किया है, कंपनी फैक्ट्री खोला है, तो वो माइक्रो कहलाएगा। आपके घर की अर्थव्यवस्था माइक्रो कहलाएगी। लेकिन जब हम संपूर्ण देश की बात करते हैं तो मैक्रो की बात करने लगेंगे, ठीक है, यानी समष्टि, सामूहिक। तो ये स्पष्ट है कि वास्तव में हमें जो अध्ययन करना है वो किसका करना है? माइक्रो का करना है, माइक्रो इकोनॉमी का करना है, या फिर मैक्रो का करना है? ऑब्वियसली मैक्रो का करना है, यानी संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को हमें देखना है, ठीक है। अब देखते हैं 1930 के दशक की महामंदी के बाद अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि दो श्रेणी में डिवाइड किया गया।
यानी कि 1930 के पहले इस तरह का कोई डिवीजन नहीं था, इस तरह का कोई डिवीजन नहीं था। लेकिन 1930 के दशक के महामंदी के बाद इसको व्यष्टि और समष्टि में डिवाइड किया गया। किसने किया और उसका आधार क्या है उसको आप यहां देखिए। एक व्यक्ति हुए हैं जॉन मेनार्ड किन्स। किन्स नॉर्मली आप ध्यान में रखिएगा, किन्स, ठीक है। इनको ही जो है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है इनको। इसका मतलब क्या हुआ जरा ये भी देख लेते हैं। इसका जन्म यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म किन्स की एक पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में लिखा गया था। उस किताब से समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म ऐसे कैसे हो गया। वास्तव में जो मंदी आई थी तो किन्स का यह कहना था कि राज्य को अर्थव्यवस्था के मामले में, अर्थशास्त्र के मामले में खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत है। व्यक्तियों के ऊपर अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ा जा सकता है। यहां मैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था अल्टरनेटिव रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, कंफ्यूज नहीं होना है। तो व्यक्ति को, इंडिविजुअल को पर पूरी तरह से जो है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के कार्यभार को नहीं सौंपा जाना चाहिए। राज्य का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। तो राज्य का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वही समष्टि अर्थशास्त्र का प्रारंभ वहां हो गया। पहले भी भारत में भी आप देख लो कि ये व्यक्ति चीजों का उत्पादन करता था, गांव-गांव उत्पादन करता था। हर एक नगर में उसका जो है फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह होती थी, बेचा जाता था, सामान आया बेचा गया, इस तरह से होते रहता था। तो वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रारंभिक अर्थव्यवस्था कहीं की भी जो होती है या फिर जो मौलिक अर्थव्यवस्था कहीं की भी जो होती है, वास्तव में वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था ही होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसान गेहूं का या बाजरा का उत्पादन कर रहा है तो वास्तव में क्या कर रहा है कि वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। लेकिन जब राज्य का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जब सामूहिकता की बात आ जाएगी, जब सभी के लिए एक साथ पॉलिसी बनने लगेगी, ठीक है, उसका इंपैक्ट बहुत बड़े स्तर पे पड़ेगा, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो भारत में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र आया। तो आप कहोगे कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का इन्वॉल्वमेंट कम है, क्या वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है? तो दिखने से यहाँ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं है। राज्य वहां भी पीछे इन्वॉल्व है, ठीक है, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बहुत बड़ी व्यवस्था आ जाती है, तो वो भी जो है पूरी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस बात को समझ पाए क्या? समष्टि अर्थशास्त्र यानी राज्य के इन्वॉल्वमेंट को करने के लिए इन्होंने कहा, एक लाइन किन्स का बहुत ही फेमस है, कहा कि मान लो कि मंदी आ गया, अब क्या किया जाए? मंदी आ गया तो क्या किया जाए? राज्य को इन्वॉल्व होना है। कैसे इन्वॉल्व होना है? तो इन्होंने कहा कि अगर कुछ समझ में ना आए राज्य को तो मजदूरों के सहायता से गड्ढा खुदवाया जाए दिन भर और शाम को उसी गड्ढे को भरवा दिया जाए, यानी कि कुछ भी आउटपुट ना भी निकले तब भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। इस तरह से सरकार क्या करेगी कि सरकार जो है सो लोगों को मजदूरी दे रही है, मजदूरों के पास पैसा गया, वो पैसा फिर मार्केट में गया, तो इस तरह से एक सर्कल जो है, एक जो फ्लो ऑफ मनी है फिर से मार्केट में क्या हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह का कहना था किन्स का, राज्य का इन्वॉल्वमेंट यहाँ स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक बात यहाँ और आपको समझना है, किन्स को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, लेकिन अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाएगा? एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ और किन्स, इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। व्यष्टि यानी माइक्रो का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि व्यक्ति से समष्टि की ओर होता है। एक व्यक्ति, किसान है, मजदूर है या कुछ भी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। वही बहुत सारे लोग जब मिलेंगे तो धीरे धीरे वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? समष्टि होगी, यानी व्यक्ति से सामूहिकता की तरफ होगी। वही समष्टि अर्थशास्त्र ऊपर से नीचे की बात करता है। समष्टि अर्थशास्त्र ऊपर से नीचे की कैसे बात करता है? जैसे मान लो कि केंद्र सरकार ने कृषि के लिए योजनाएं बनाई। अब योजना बना दी कि हरित क्रांति होनी चाहिए। अब हरित क्रांति होगी, उसका इंपैक्ट जो है सो ऊपर से नीचे तक पड़ेगा। दुग्ध क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, ऊपर से नीचे तक पड़ेगा, है कि नहीं है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र नीचे से ऊपर की बात करता है कि एक किसान इंडिविजुअल रूप से जितना उत्पादन कर रहा है, उन सब के आधार पे हम देखेंगे कि राज्य का कितना
मुनाफा हुआ, राज्य को कितना टैक्स वगैरह मिला, है ना। ऐसा समष्टि में क्या होता है कि ऊपर से प्लानिंग बनेगा, उसको नीचे तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर, वो एक दूसरे की पूरक भी हैं। कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में भी आपको व्यष्टि और समष्टि कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है, लेकिन दोनों दिखेगा। जैसे कि मान लो कि माइक्रो में जहां उपभोक्ताओं की आय व खरीदारी की चर्चा की जा रही है, अभी मान लो कि मुझे सैलरी मिली और मैंने जाकर के जूता खरीदा, या मैंने अपने घर का बजट बनाया, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमी। पीछे मैं एग्जांपल दे भी रहा था कि आपके परिवार की जो इकोनॉमी है वो माइक्रो इकोनॉमी ही है। लेकिन इस आधार पर मैंने चीजों को ज्यादा खरीदा या कम खरीदा, मेरे पास इनकम ज्यादा है या कम है, इस तरह से इंडिविजुअल इंडिविजुअल के आधार पे पूरे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति, आर्थिक समृद्धि आदि का अध्ययन किया जा सकता है। मान लो कि मुझे सैलरी मिलनी बंद हो गई, यानी कि क्या होगा, वहां वहां डिमांड घट जाएगा, है ना, आर्थिक समृद्धि घटेगा। तो एक व्यक्ति के आधार पे पूरे समष्टि की अर्थव्यवस्था का निर्धारण हो सकता है। अब एक टर्म आपके सामने है, यह है अर्थमिति, यानी इकोनोमेट्रिक्स, यानी कि इकोनॉमी से संबंधित जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको हम लोग अर्थमिति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यह व्यष्टि और समष्टि के अतिरिक्त अर्थशास्त्र का एक तीसरा कोर क्षेत्र है। इस विद्या में आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी और गणितीय विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने इन सब चीजों को देखा। अब अर्थशास्त्र को हमने देखा, अब अर्थव्यवस्था को भी समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी, उसको इकोनॉमिक्स, इसको इकोनॉमी। वास्तव में ये जो है ये अर्थशास्त्र का ही क्रियाशील रूप है, यानी कि व्यावहारिक पक्ष है। पीछे मैंने बताया था, सभी देशों, कंपनियों व परिवारों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि भारत की अपनी अर्थव्यवस्था होगी, विश्व की अपनी अर्थव्यवस्था होगी, हर एक राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, जिले जिले की अर्थव्यवस्था होती है। तो हमें वास्तव में देखना है, ये तो एग्जाम्पल के रूप में दिया कि हर एक देश का भी अपना अर्थव्यवस्था होता है, जैसे भारत का अर्थव्यवस्था, और यही भारत का अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस का पार्ट है। इसे ही हमें ढंग से पढ़ना और समझना है। ठीक है, इसको हम लोग कल फिर आगे देखेंगे विस्तार से। पीछे जो मैंने प्रश्न दिया था आपके लिए, उस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए नंबर है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब हुआ है ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड, इन दोनों को मिला करके हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि इस सवाल में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। एक मैप आपको दिखाता हूँ, इस मैप से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम की बात की गई, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है यूनाइटेड किंगडम। वैसे यूनाइटेड किंगडम का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। तो ये पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में इसी को यूके बोल दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इस यूनाइटेड किंगडम में आता कौन कौन सा, ये ऊपर वाला जो ब्लू वाला एरिया है ये है। तो इसमें देख लीजिए कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीन मिलकर के बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये तीन मिलकर क्या बनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। अब इस तीन में नदर्न आयरलैंड अगर मिला दिया जाए, यानी क्षेत्र कुल मिला के 4 हो जाए, तब वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। देश का जो वास्तविक नाम है, राजनीतिक तौर पे जो स्वीकृत नाम है, वो ग्रेट ब्रिटेन है या फिर यूके है। स्वीकृत आधिकारिक जो एक देश के रूप में मान्य क्षेत्र है वो यूके है। यूके का बहुत बड़ा पार्ट चूंकि ग्रेट ब्रिटेन है, इसलिए कई बार ब्रिटेन बोल दिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ेगा तब वो बन पाएगा यूके। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वैसे तो ये इतना प्यारा देश नहीं है जिसको याद रखा जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारी बनी हुई है कि कुछ चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है, एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप एकदम स्पष्ट रूप से नीचे लिख लेना। मैं लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख लो आप कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों मिल करके बनेंगे क्या, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है,
अब ग्रेट ब्रिटेन को ही ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन को ही ब्रिटेन भी कहते हैं। अब इस ब्रिटेन में आप जब ये वाला एरिया आप ऐड कर दोगे नदर्न आइलैंड का, तब ये बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसका पूरा नाम इधर ये है। वास्तव में क्या है कि ये सभी अलग अलग क्षेत्र थे। जिस तरह से ब्रिटेन ने अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था, अभी भी इन सब क्षेत्रों में कब्जा है। अभी भी स्कॉटलैंड अलग, वेल्स अलग, ये सब अलग अलग होने का सोचते रहते हैं। खैर, तो आंसर आपको पता चल गया। आंसर हमारा जो है ये है, इस बात को याद रखिएगा। छोटा फैक्ट है बट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और लगातार आपको क्लास मिलता रहे इसके लिए आप वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो जाके खोजिए और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और सिस्टमाइज ढंग से आगे बढ़ाएं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, एक क्लोज ग्रुप है। तो इस क्लोज ग्रुप में आपको जो है जोड़ लिया जाएगा। वहाँ इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही साथ वीक में एक दिन जो भी हम लोग वीडियोस के थ्रू हम चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, उसका डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग रखेंगे लगभग 1-1.5 घंटे का। ठीक है, तो जो भी डाउट है वो पर्सनली आप मुझसे डिस्कस करके कर सकते हैं। ये गूगल मीट पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आप जो है डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, पीडीएफ के लिए, और कई बार जो है मॉडल आंसर भी मैं यहाँ पोस्ट कर दिया करूंगा। जो क्वेश्चन में मेंस का देता हूं मैं खुद से उसका आंसर करके दिया करूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में लेकिन जुड़ने का एक छोटा सा कॉस्ट मैंने रखा है, ताकि जो गंभीर स्टूडेंट हैं बस वही जुड़ सकें। तो इसका 250 रुपया आपको देना है। आप यहाँ मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फिर पे कैसे करना है वो बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।